हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। बच्चों, इस क्वेश्चन का तो आना लगभग तय ही होता है एग्जाम में, तो आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। इसमें हम पढ़ेंगे कि वाइंडिंग अप होता क्या है, कितनी तरह से होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, जब मैंने आपको कंपनी के फीचर्स बताए थे स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी में कि कंपनी का बर्थ लॉ के द्वारा होता है, और इसी तरीके से जब कंपनी बंद होते है वो भी लॉ के द्वारा ही होती है। सो व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मींस द लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ कंपनी परमानेंटली। एक कंपनी को बंद करने के लीगल प्रोसेस को हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। वाइंडिंग अप के दौरान क्या होगा, कंपनी अपना बिजनेस बंद कर देगी, उसके बाद उसके एसेट्स को कलेक्ट किया जाएगा, बेचा जाएगा, उन पैसों से उसके डेट्स को पे किया जाएगा, और फिर भी अगर डेट्स पे करने के बाद भी कोई अमाउंट बच जाता है उसको मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सारा काम होने के बाद में, सब क्लेम सेटल होने के बाद में, कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में से रिमूव कर दिया जाता है और कंपनी परमानेंटली बंद हो जाती है। इट कम्स टू एन एंड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। यस, कई बार बच्चों दो वर्ड साइमल्टेनियसली आप लोग कई बार यूज कर लेते हो, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। आपको लगता है एक है, बट दोनों में डिफरेंस है और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो क्या होता है, वाइंडिंग अप जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस, कंपनी को बंद करने के प्रोसेस को हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। ओके, इसमें सारी चीजें होंगी, लिक्विडेटर आएगा, कंट्रोल कर लेगा सारी चीजों पे। लिक्विडेटर कौन होता है? जो वाइंडिंग अप का काम करता है, उसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। वो कंपनी के एसेट बेचेगा, डेट्स की पेमेंट करेगा, अगर फिर भी कुछ अमाउंट बचता है तो शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस पूरे टाइम में जब ये सारा काम करता है, कंपनी उस टाइम लीगली एग्जिस्ट करती है। अब हो सकता है ये काम पूरा 2 महीने में हो जाए, हो सकता है भाई 2 साल में हो, बट उस टाइम कंपनी लीगली एग्जिस्ट करेगी। On the other hand, dissolution is the final step after the winding up process is complete. ये सारा काम करने के बाद में फाइनली आप क्या करते हो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नाम हटा देते हो। उस दिन से कंपनी एज अ लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है, कंपनी का कोई वजूद नहीं बचता। इस चीज को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, इसके बाद कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। ये बेसिक डिफरेंस है। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस, डिसोल्यूशन वो चीज है जब कंपनी खत्म हो जाती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नाम रिमूव हो जाता है। वाइंडिंग अप क्या है? वो जर्नी है जिसके थ्रू कंपनी बंद होती है। डिसोल्यूशन इज द फाइनल एंड ऑफ द कंपनीज लाइफ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। बच्चों, इंडिया में 3 तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है किसी कंपनी का। फर्स्ट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, जिसमें ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करता है। सेकंड इज वॉलेंट्री लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। थर्ड वन इज स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी। ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम वाइंडिंग अप अभी एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका नाम कंपल्सरी वाइंडिंग अप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एनसीएलटी ऑर्डर देता है कंपनी को बंद होने का, इसीलिए इसको वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। तो क्या है कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप इज अ लीगल प्रोसेस वेयर द एनसीएलटी डायरेक्ट्स दैट अ कंपनी शुड स्टॉप ऑपरेशंस, अपॉइंट्स अ लिक्विडेटर एंड सुपरवाइजेस द सेल ऑफ एसेट्स टू रीपे क्रेडिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग एसेट्स। तो हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि वाइंडिंग अप क्या होता है, बट यहाँ पे ये है कि आपको इसमें ऐड करना है कि ये पूरा जो प्रोसेस है वाइंडिंग अप का, ये एनसीएलटी के सुपरविजन में, उसके डायरेक्शन में होता है। जनरली ये एनसीएलटी तभी ऑर्डर करेगा जब कुछ स्पेसिफिक लीगल सर्कमस्टांसेस होंगे, उसी केस में ऑर्डर हो सकते हैं, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है एनसीएलटी के द्वारा? बच्चों, वो ग्राउंड्स या बेसिस सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। सबसे पहले है कि कंपनी हैज रिजॉल्व्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी के मेंबर्स खुद ही डिसाइड करते हैं कि अब कंपनी को बंद होना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि जो कंपनी बंद हो वो एनसीएलटी के सुपरविजन में हो।
तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल मतलब जिसमें 75% मेजोरिटी कंसेंट आ जाए कि हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं बाय एनसीएलटी। तो इस केस में एनसीएलटी कंपनी को बंद कर सकता है। दूसरा है द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कंपनी ने ऐसा कुछ काम किया है जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी पे ठेस पहुंचे, जैसे कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, मतलब फंड कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप को, या ऐसा कुछ काम कर रही हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, या स्टेट रिलेशंस को वायलेट कर रहे हैं। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी के पास एक पिटीशन फाइल कर सकती है और एनसीएलटी कंपनी को बंद कर देता है। नेक्स्ट इज अफेयर्स कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर सपोज कंपनी के जो अफेयर्स हैं, कंपनी का काम फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है उसमें, या कंपनी बनी ही फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए है, या फिर जो कंपनी के लोग हैं वो मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हैं, इस केस में भी या तो आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट बनाता है जिसके बेस पे एनसीएलटी ऐसी कंपनीज को बंद कर सकती है। Next is default in filing financial statements or annual returns for 5 consecutive years. Suppose एक कंपनी है जो 5 साल लगातार अपनी बैलेंस शीट, P&L, एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर रही है। ऐसे केस में उसकी एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल हो जाती है कि वे क्यों नहीं कर रही है फाइल। ऐसे केस में एनसीएलटी ऑर्डर कर सकती है कंपनी को बंद करने का। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल थिंक्स इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी। जो ये वाला पॉइंट है कि जब ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी का बंद हो जाना ही सबके हित में रहेगा, मतलब शेयर होल्डर्स के हित में रहेगा, पब्लिक के हित में रहेगा, उनके फेवर में ये रहेगा, तो ये वाली चीज ना बहुत ब्रॉड है। वाला पॉइंट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। या तो भाई हो सकता है द मैनेजमेंट इज इन डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन होता है कि उसमें एग्रीमेंट ही नहीं बन पा रहा है, ओके, मेजोरिटी में कोई डिसीजन ही नहीं जा रहा है। इस केस में कंपनी बंद हो सकती है। या देयर इज लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम होता है एक तरीके से कि जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी जिस चीज के लिए बनी थी, या तो वो भाई फेल हो रही है उसको अचीव करने में, या उसको अचीव करना ही इम्पॉसिबल है, या हो सकता है मान लो जिस मार्केट के लिए या जिस बिजनेस के लिए कंपनी बनी थी वो रेगुलेशंस के कारण इलीगल बोल दिया गया है गवर्नमेंट ने, या वो मार्केट डिसअपियर हो गई। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी अपना मेन ऑब्जेक्ट अब अचीव कर ही नहीं पाएगी। ऐसे केस में कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकते हैं। या देयर इज ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, मतलब कि जो कंट्रोल जिनके हाथ में है कंपनी में वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर अपनी पावर का अब्यूज कर रहे हैं माइनॉरिटी के अगेंस्ट। ऐसे केस में भी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दिया जा सकता है बाय एनसीएलटी। या देयर इज नो होप फॉर बिजनेस रिवाइवल, मतलब कंपनी कॉन्टिन्यूअस लॉस में ही जा रही है, अब कोई भी वैलिड डिफेंस अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जिस केस में एनसीएलटी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट इज हु मे पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप। सो पिटीशन क्या होता है? सबसे पहले जब कोई कंपनी को बंद करने के लिए एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, दैट इज नॉन एज पिटीशन, जो कि सेक्शन 272 में दिया गया है कि कौन कौन ये एप्लीकेशन दे सकता है। या तो कंपनी खुद दे, मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर्स को ही बोला जाता है, जब बाइंडिंग अप स्टार्ट होता है वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज बन जाते हैं। क्रेडिटर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, ये लोग पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। सो सबसे पहले इसके प्रोसेस में एक पिटीशन फाइल होती है, जिसके बारे में अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अंडर सेक्शन 272 एक पिटीशन फाइल होती है बिफोर एनसीएलटी। कोई भी एलिजिबल पर्सन जिसके उसमें नाम थे उसको फाइल कर सकता है। इसके बाद उस पिटीशन की हियरिंग होती है, ट्रिब्यूनल उसको सुनता है पिटीशन को। अब वो पिटीशन को सुन के या तो भाई उस पर काम करेगा, एडमिट करेगा उसको, या रिजेक्ट करेगा। लगेगा कि भाई ये पिटीशन तो बिल्कुल ही मतलब सुनने लायक ही नहीं है, तो उस पिटीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है कि इस पे आगे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। या फिर एनसीएलटी अगर उसको एडमिट करता है या बोल सकता है उसको कि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। अभी देखो हियरिंग चल रही है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता ना, ट्रिब्यूनल ये भी कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दे ताकि कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब कोई कंपनी के एसेट्स को बेच ना दे, इन सब चीजों के लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइनल ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। जब सारी हियरिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रिब्यूनल मान लो कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे देता है, उसको लगता है कंपनी का बंद हो जाना ही ठीक है, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। जब एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देता है, उसके बाद वो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करता है जो पूरे वाइंडिंग अप का काम करेगा। जनरली वही पर्सन होता है जिसको प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाता है। एक बार लिक्विडेटर आ जाता है तो क्या करेगा, एसेट्स को, कंपनी के एसेट्स को, कंपनी के सारे बुक्स को, बैंक अकाउंट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद प्रॉपर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद में, कि वो सारे एसेट्स को सेल करेगा। उसके बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देगा प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब जिसकी पेमेंट पहले होनी, मान लो सिक्योर क्रेडिटर्स की पेमेंट पहले होनी, उनको पहले करेगा, अनसिक्योर्ड की बाद में करेगा, इस तरीके से पेमेंट होगी। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा सरप्लस तो वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इन सब चीजों की रिपोर्ट, की भाई एसेट्स कैसे बेचे, पेमेंट कैसे करी, ये सारी चीजों की रिपोर्ट वो ट्रिब्यूनल को सबमिट करता है टाइम टू टाइम। लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। जब लिक्विडेटर अपना सारा काम कर लेगा ये, उसके बाद लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिब्यूनल डिसोल्यूशन ऑर्डर दे देगा। जो लिक्विडेटर है सारा काम करने के बाद जब वो रिपोर्ट फाइल करता है ट्रिब्यूनल को, तो एप्लीकेशन देता है, भाई अब डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दीजिए। तो जब ट्रिब्यूनल देख लेता है सब कुछ ठीक है और डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देता है, इसके बाद में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें से कंपनी का नाम हटा दिया जाता है। उस दिन से कंपनी लीगली बंद हो जाती है। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है वाइंडिंग अप का आपके पास में, तो एंड में आपको देना पड़ेगा इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वाइंडिंग अप के? सबसे पहले कि बिजनेस सीज हो जाता है, कि एक बार वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है, कंपनी को अपने सारे बिजनेस स्टॉप करने होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज जो वाइंडिंग अप प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जरूरी, जैसे एसेट्स को बेचना, ये सारी चीजें कंटिन्यू होती है, अदरवाइज आप आगे बिजनेस नहीं करते हो। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीज। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी सारी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब सारी पावर लिक्विडेटर के हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट इस चीज को बता रखा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल। जो ऑफिशियल लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है उसके पास सारी चीजों का कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट इज लीगल प्रोसीडिंग्स आर स्टेड। जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स है जो मान लो पहले से चली आ रही है, उन पे स्टे लग जाता है, कि वो भी आगे तब चलेगी जब एनसीएलटी का अप्रूवल आ जाएगा। अगर कोई भी नया केस कंपनी के अगेंस्ट करना है किसी को, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स इनवाइटेड। देखिए जब ये स्टार्ट होगा लिक्विडेशन का प्रोसेस, इस केस में जो लिक्विडेटर है वो सभी क्रेडिटर्स से उनके प्रूफ और डेट्स मंगवाएगा, उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा। मतलब ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया हाँ भाई कंपनी के मेरे इतने पैसे आते हैं, कंपनी में 10 लाख रुपए आते हैं, बट आपके बोलने से कुछ नहीं होता। उन क्लेम्स को वेरीफाई किया जाएगा बाय लिक्विडेटर, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट आपकी बाद में होगी। नेक्स्ट इज कंपनीज नेम टू इंक्लूड इन लिक्विडेशन। एक बार वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कंपनी की जितने भी डॉक्यूमेंट या कोई नोटिस निकलता है उसमें कंपनी के नाम के साथ इन लिक्विडेशन लिखना जरूरी होता है, ताकि पब्लिक को ये पता लग जाए कि कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड। अगेन जब लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो कंपनी के जितने भी एसेट्स है ना फ्रीज हो जाते हैं। तो विदाउट द परमिशन ऑफ लिक्विडेटर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई शेयर ट्रांसफर करते हो वो भी वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज में बी डिस्चार्ज। देखिए जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया ना, तो उसी को आप एम्प्लॉयज का टर्मिनेशन ऑर्डर भी मान लेते हो। देखो अगर लिक्विडेटर को किसी चीज में असिस्ट करना है तो एम्प्लॉयज की हेल्प लेगा, अदरवाइज उनका टर्मिनेशन आप मान सकते हैं। नेक्स्ट इज एसेट्स रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो लिक्विडेटर का मेन काम क्या है, जितने भी सारे एसेट्स हैं उनको रियलाइज करना, मतलब उनको सेल करना। अगर कोई मान लो शेयर का अनपेड वैल्यू है वो मंगवा लेगा, वो किसी ने गारंटी ले रखी थी वो मंगवा लेगा, तो सारे एसेट्स को रियलाइज करेगा। इसके बाद उनसे जो अमाउंट कलेक्ट होगा उससे वो जितने भी डेट्स हैं उनको सेटल करेगा, जितने क्लेम्स हैं उनको सेटल करेगा प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी का मेरा मतलब है कि मान लो जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनको पहले पेमेंट होगी, जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनको बाद में पेमेंट होगी। अगर फिर भी कुछ सरप्लस बच जाता है तो उस सरप्लस में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी। बच्चे एक चीज और है, ये सारा काम करते हुए ना मान लो लिक्विडेटर को ये पता लगता है कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, तो उस केस में अगर उसको ये पता लगता है कि प्रमोशन के टाइम ही जब कंपनी बनी थी तभी कुछ फ्रॉड हो रखा है, तो भी जो ऑफिसर्स हैं जो डिफॉल्ट में हैं उनके अगेंस्ट पेनल्टी लग सकती है, उनके अगेंस्ट केसेस हो सकते हैं। इसके बाद में
फाइनल डिसोल्यूशन बाय एनसीएलटी, जब लिक्विडेटर सारा काम कर लेता है, सारा सेटलमेंट कर देता है, वो रिपोर्ट फाइल करता है एनसीएलटी को, क्योंकि एनसीएलटी ने उसको अपॉइंट किया था। देखो, तो एनसीएलटी को रिपोर्ट देगा कि मैंने अपना सारा काम इस तरीके से कर दिया, सारा रिकॉर्ड देके वो एनसीएलटी को बोलेगा आप कंपनी का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। जब एनसीएलटी सारी चीज देख लेगी, वो डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगी, और उस दिन से, जिस दिन ये डिसोल्यूशन ऑर्डर पास हो गया और कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से रिमूव हो गया, कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका कंपल्सरी वाइंडिंग अप का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे आगे के टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।